बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। मींस केपलर ने ग्रहों के परिक्रमण संबंधी कुछ नियम दिए थे, जिसमें सबसे पहले ये नियम था, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ऑर्बिट्स आर एलिप्स। मींस जो ग्रहों की सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली कक्षाएं हों, वो दीर्घवृत्ताकार होती हैं। और दीर्घवृत्ताकार होने के साथ साथ, जैसा भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक प्लेनेट शो हो रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और सन इसके सेंटर पे है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता था कि मीन्स जो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है और सन इसके फोकस पे होता है। दूसरा दूसरा लॉ ऑफ केपलर था प्लेनेटरी मोशन का कि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मीन्स आप देख पा रहे होंगे, एक जगह बहुत राइट साइड में आप देखेंगे तो एक बहुत छोटा सा एरिया, पतला सा एरिया 6 मंथ्स में किया है, और लेफ्ट में देखेंगे तो आप 6 मंथ्स का एक बड़ा सा एरिया है, लेकिन वो एक साइड झुका हुआ है। मीन्स एक साइड ज़्यादा एरिया है, एक बहुत ज़्यादा ट्रायंगल टाइप का है। दोनों का एरिया निकाला जाएगा सेम है। मीन्स जो सेकंड लॉ यही कहता था कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। तो इस तरीके से दूसरा लॉ क्या कहता था, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड लॉ ऑफ थर्ड केपलर का लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या कहता था, शॉर्ट फॉर्म में देखिए, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर capital T is equal to time to complete to orbit and A सेमी मेजर एक्सिस, ऊपर दिख रहा होगा। थर्ड लॉ किस तरीके से हुआ, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब जितना कोई एक प्लेनेट पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम द सन। मीन्स किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से आर औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब इन तीनों को हमने देख लिया, अब इन तीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे पहले द ऑर्बिट्स आर एलिप्स। मीन्स जो कक्षाएं होती हैं दीर्घवृत्ताकार होती है, तो फर्स्ट लॉ को कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और सेकंड वाले में आपने देखा, जैसे उसमें इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम मीन्स एरिया एंड टाइम। तो इसके सेकंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। मीन्स क्षेत्रीय वेग का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। इससे ज्ञात होता है कि जब ग्रह और सूर्य के बीच दूरी अधिकतम होती है तो ग्रह की चाल न्यूनतम होती है। मीन्स आप देख पा रहे होंगे, जब इसके राइट साइड वाले पार्ट में देखेंगे, जब मैक्सिमम डिस्टेंस में 6 मंथ्स लिखा हुआ है, तो अब इसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत छोटा सा एकदम मार्क, लंबा लंबा ज़्यादा है बट छोटा सा मार्क एकदम बनाती है। वहीं जब सन और उसके बीच की प्लैनेट की डिस्टेंस कम है तो एरिया ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस कम हुई है तब एरिया ज़्यादा ट्रेवल किया है, मीन्स स्पीड ज़्यादा है। अब इसी के तरीके थर्ड लॉ, जैसे पहले का देखा हमने, पहले वाला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था, दूसरा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी था, वैसे ही थर्ड लॉ है कि थर्ड लॉ ये कहता है कि जो प्लेनेट है सन से जितना ही कम दूरी पर होगा, उसका परिक्रमण काल
ठीक है, वो भी उतना ही कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब ए की वैल्यू जितनी कम होगी तो टी की वैल्यू उतनी कम होगी, टी की वैल्यू जितनी कम होगी तो ए की भी उतनी ही कम होगी। इस प्रकार मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो भी हमारा प्लेनेट होगा उसकी मैक्सिमम वो भी होगा उसका। इस तरीके से आज हम लोगों के केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन खत्म होते हैं। तो फिर फर्स्ट वाले को हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड वाले को लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, एंड थर्ड वाले में केवल उससे ये पता चलेगा, थर्ड वाले में कि थर्ड वाले से केवल हमें ये पता चल जाएगा कि उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए।